बात है 28 सितंबर 1907 की। जन्म होता है भारत के एक महान योद्धा, महान पुरुष, महान क्रांतिकारी का, जिन्होंने अकेले ही अंग्रेजी हुकूमत की नाकों में दम कर दिया था, जो अकेले ही जेल में रहकर भी अंग्रेजों को नाके चने चबवा दिए थे। एक बात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था कि अंग्रेज इतना उस क्रांतिकारी से डरने लगे थे कि उनकी फांसी की तारीख को एक दिन पहले देने की योजना बनाई। अंग्रेज इतना डर चुके थे उस महान क्रांतिकारी से, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में 14 किलोमीटर चलकर जलियांवाले बाग में पहुंचे और वहां से खून से सनी हुई मिट्टी लेकर एक बोतल में डाले और अपने घर पे चले आए, ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे कि हमारे लोगों को इस शहादत का बदला हम जरूर से लेंगे। उनके एक बचपन का किस्सा भी बहुत फेमस है, जो अपने पिता से बोलते हैं, पिताजी, अन्न के बजाय हमें इस धरती में बंदूक बोना चाहिए, ताकि इस बंदूक से जो पेड़ उगेगा, अधिक से अधिक पेड़ फलेंगे, अधिक से अधिक बंदूकें पैदा होंगी, जिससे हम उनका अंग्रेजों का सामना करने के लिए इस बंदूकों को उपयोग करेंगे। नमन है भारत के वीर सपूत महान क्रांतिकारी की, जिन्होंने भारत को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वहां से हमारी आजादी के रास्ते और सुगम हो गए। तो चले जाने की कोशिश करते हैं भगत सिंह के उन ऐतिहासिक कार्यों को, जो आज भारत के नौजवानों के लिए वो प्रेरणा के हिस्सा है, जिसे आज जानकर दुनिया सलाम करती है। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। पंजाब के बंगा नामक ग्राम में हुआ था। ये बंगा नामक ग्राम उस समय दोनों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले हुआ करता था। ये पंजाब प्रोविंस के लायलपुर इलाके में आता है। भगत सिंह का जन्म सिख फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती देवी था। इनके पिता कैनाल कॉलोनाइजेशन में गदर पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, जिन्हें एक बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। भगत सिंह को बचपन से ही इनके सीने में उस आजादी की लौ, आजादी की ज्वाला भड़क उठी थी, क्योंकि वो अपने पिता से बचपन से ही आजादी के लिए संघर्ष करना जान गए थे। भगत सिंह के बचपन का एक किस्सा बता रहे हैं, जो आपको रियलाइज होगा कि भगत सिंह आजादी के लिए बचपन से कितना संघर्ष करते, उनका जो नफरत है अंग्रेजों के प्रति, कितना नफरत वो करते थे। एक बार की बात है, जब भगत सिंह के पिता खेतों में बीज डाल रहे थे, गेहूं की बुआई कर रहे थे, उस समय भगत सिंह अपने पिता से बोले कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं। तो पिताजी बोले कि बेटा हम ये बीज बो रहे हैं, इससे हमें अधिक मात्रा में अन्न की प्राप्ति होगी। तो भगत सिंह अपने पिता से बोल देते हैं कि पिताजी क्यों ना हम इस बीजों के बजाय हम खेतों में बंदूक बोए, ताकि अधिक मात्रा में हमें बंदूक की प्राप्ति हो, अधिक मात्रा में बंदूक का फल लगे और उन बंदूक का प्रयोग हम अंग्रेजों को भगाने में प्रयोग करें। पिताजी छोटे से नन्हे से उस बच्चे की जुबान से निकली हुई बात को समझ गए। लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनने वाला है, आजादी के लिए संघर्ष करने वाला है। तब पिताजी के पास उस छोटे से बच्चे द्वारा निकली हुई बात का कोई भी जवाब नहीं था, वो देखते ही रह गए। बचपन के ही दिनों में इनके अंदर इतना अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भरा हुआ था कि जब ये अपने दोस्तों के बीच हुआ करते थे, तो दोस्तों के गुटों को दो भागों में बांट दिया करते थे। एक भाग होता था अंग्रेजों का, एक भाग होता था भारतीयों का, और दोनों गुटों को आपस में लड़वाया करते थे। ये बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे, बहुत अच्छे थे। बचपन में इनका पढ़ाई लिखाई घर के बगल में ही एक स्कूल में हुआ करता था, जब ये 5वीं तक पढ़ते थे। 5वीं कक्षा के बाद जब इनका एडमिशन कहीं दूसरे में करवाना था, जो लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत की स्कूल थी, उसमें जाने से साफ साफ मना कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों से इतना ज्यादा नफरत किया करते थे। फिर इन्होंने जीत करके अपना एडमिशन दयानंद एंग्लो हाई स्कूल में करवा लिया, जो एक महान भारतीय नागरिक द्वारा बनवाया गया था। एक बार की बात है, बचपन में ही 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अंग्रेजों ने भारतीयों के निकलने वाले सारे दीवारों पर, सारे रास्तों पर अपने सैनिक लगा दिए थे, ताकि यहाँ से कोई भी आदमी ना निकल के पाए, और वहां पर अन्धाधुंध गोलियों की फायरिंग करवा दी। उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष की अवस्था में थे। 12 वर्ष की उम्र में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो उसी दिन स्कूल से वो सीधे उस जलियांवाले बाग हत्याकांड वाले स्थान पे पहुंचे, जो 11 मील वो पैदल चलकर वहां पे पहुंचे थे। वहां पे जाने के बाद उनके आंखों के सामने मानो जैसे अंधेरा सा छा गया था। चारों तरफ खून के छींटे, सन्नाटा सा छाया हुआ था। आप उस माहौल को ऑब्जर्व करिए, उस माहौल को सोचिए कि वो नज़ारा कैसा रहा होगा जब भगत सिंह वहां पे पहुंचे होंगे। छोटी सी उम्र में, उस छोटे बच्चे की उम्र में इतना आक्रोश भरा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। वो अपने भारतीयों के द्वारा बहा हुआ खून, जो मिट्टी पे बहा हुआ था, वहां की मिट्टी को अपने मुट्ठी में उठाए और एक छोटी सी बोतल में भरना स्टार्ट कर दिए थे। भविष्य में नियति को क्या मालूम था कि जो आज मुट्ठी से भर रहा है, वो कल एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनने वाला है, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला है। कहा जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भागने का कोई रास्ता नहीं था। काफी लोग कुएं में कूद गए थे। उस छोटे से बच्चे ने जब मुट्ठी भर मिट्टी को बोतल में डालकर घर गया, तो बहन पूछी कि ये क्या कर रहा है, इतना देर कहाँ था तू अभी। तो भगत सिंह बोले कि ये मेरे भाइयों का खून है इसमें, जिसका बदला हमें आगे चल के अंग्रेजों से लेना है। गोरखपुर में ही चौरी चौरा नामक एक स्थान है, जहां पर अंग्रेजों के कपड़े बिका हुआ करते थे, अंग्रेजी शराब बिका हुआ करती थी। वहां पर जाकर कई प्रदर्शनकारी भगत सिंह के साथ खड़े होकर
इन कपड़ों को, इन शराब को बंद करने के लिए संघर्ष करने स्टार्ट करे, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी वहां से निकलकर, थाने से निकलकर उन पर आकर गोलियां चला दिए। एक दो प्रदर्शनकारी की वहां पे ही मृत्यु हो गई थी। जब पुलिस वाले की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को पीटना स्टार्ट कर दिया, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले थाने में भागना स्टार्ट कर दिए। तब प्रदर्शनकारी बंद करके थाने को, पूरे थाने में ही आग लगा दी थी, जिसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया था। भगत सिंह के जमाने में ही एक और कांड हुआ था, एक और घटना घटी थी, काकोरी ट्रेन घटना। उसमें कई प्रदर्शनकारी एक सरकारी ट्रेन को रोककर उसमें से 8,000 रुपए लूट लिए थे, जिसके कारण मैक्सिमम प्रदर्शनकारी पकड़ा गए थे। भगत सिंह जब वहां पे पकड़ा गए थे तो रिहाई के लिए लगभग 60,000 जुर्माने के तौर पर वो दे दिए थे। उसी समय एक घटना और घटित हुई थी। भगत सिंह के साथ लाला लाजपत राय, सभी क्रांतिकारी मिलकर लाहौर रेलवे स्टेशन पे साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दे रहे थे। इससे उग्र होकर पुलिसकर्मी जो वहां पे मौजूद थे सब पर लाठीचार्ज करने लगे। इस लाठीचार्ज का जो आदेश था वो जेम्स स्कॉट ने दिया हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा आघात जो हुआ था, सबसे ज्यादा चोट जिसे लगा था वो लाला लाजपत राय को लगी थी। इसके बाद लाला जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने बोला, मेरी मौत ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाकी सभी लोग मिलकर जेम्स स्कॉट जो लाठीचार्ज करने के लिए आदेश दिया था उसे मारने का निर्णय बना लिए। सभी लोग वहां पे पहुंचे, पुलिस थाने के बाहर सभी लोग छुप गए थे। भगत सिंह कहीं और पेड़ के पीछे, सुखदेव कहीं और राजगुरु कहीं और। वो लोग छुप के देख रहे थे जब स्कॉट आएगा, जब जेम्स स्कॉट आएगा तब उसे मार दिया जाएगा। लेकिन उस दिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट की जगह सैंडर्स आ गया था, जिसके बाद वहां पे उपस्थित जो छिप के देख रहे थे, राजगुरु ने पहली गोली दाग दी और फिर भगत सिंह ने निकलकर 3 गोली और सीने में दाग दी, ताकि वो समझ जाए कि सैंडर्स को हमने मार दिया था। और अगले दिन दीवार पर जाकर एक पंपलेट चिपका देते हैं कि आज हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। सैंडर्स की हत्या के बाद पुलिस के सभी लोग सर्च ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया था। शहर के सभी आने जाने रास्ते पर नाकाबंदी करवा दिए थे, जिसमें भगत सिंह भागने के लिए प्लान बनाए। उस समय एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर भगवती चरण बोहरा, उनकी पत्नी थी, जिनको वो बोले कि भाभी जी आप हमारी पत्नी का रोल प्ले करिए ताकि हमें यहाँ से भागने में मदद मिल सके। और भगत सिंह सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। उस समय वो दाढ़ी मूंछ रखे हुए थे, बाल रखे हुए थे। भागने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ियों को सेव करवा लिया, बाल को छोटे करवा लिए और सर पे एक वीआईपी टोपी, अंग्रेजी सूट बूट पहनकर वो निकल पड़े। और जब अंग्रेजों के सामने से वो गुजर रहे तो अंग्रेजों को भनक तक नहीं लगा, वो समझ भी नहीं पाए कि ये भगत सिंह जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है भगत सिंह के जीवन का सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण हिस्सा, जब भगत सिंह एक जाल बिछाए थे जिसमें अंग्रेज खुद ब खुद उनके जाल में फंसते हुए जा रहे थे। वो सोच रहे थे हमारी जीत हो रही थी, लेकिन वो कहाँ जान रहे थे कि इसमें भी भगत सिंह ने एक जाल बिछाया हुआ है। बात कुछ इस तरीके से है, जब भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के संग असेंबली में बम फोड़ने का निर्णय लिया था और वो सोच रहे थे कि इसी तरीके से हम पकड़ा जाए और मेरे ऊपर केस हो, जैसा वो सोचे थे वैसा ही उनके साथ हुआ। असेंबली में उन्होंने ऐसी जगह बम फोड़ा था जहां पे किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जब बम को फोड़ा गया था असेंबली में, उस समय वो तारीख थी 8 अप्रैल 1929 को। बम फोड़ने के बाद भगत सिंह भागने के बजाय इनकलाब जिंदाबाद के नारे दे रहे थे और अंग्रेज उस समय आकर भगत सिंह को पकड़कर बहुत खुश हो गए, सोच रहे थे कि आज हमने भगत सिंह को पकड़ लिया। कुछ दिन बाद उन पर केस हुआ। अंग्रेजों ने छल की वजह से एक उनके साथी को, उनके मित्र को उनके गवाह के रूप में खड़ा कर दिया। भगत सिंह कटघरे में खड़े होकर बोले कि ये कैसा मेरा मित्र हो सकता है, इसे तो बम बनाने की तकनीक भी नहीं पता है। अब उसके बाद उस मित्र ने स्टेप बाय स्टेप बम बनाने की पूरी तकनीक प्रेस वालों के सामने इत्मीनान से बता दी। अब अगली सुबह अंग्रेजों का दिमाग तब हिल गया जब उस बम बनाने की पूरी स्टेप बाय स्टेप तकनीक को प्रेस वालों ने अखबारों में छाप दिया था। अब अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि जिस शेर को हमने पिंजड़े में बंद कर दिया है उनका असली काम तो अब हो चुका है, बल्कि हम उनको पिंजड़े में नहीं बंद कर रहे हैं, बल्कि वो हमको ही अपनी जाल के चंगुल में फंसा दिए हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने एक कानून नया पास किया जिसमें लिखा हुआ था अभियुक्त की गैर मौजूदगी में ही कोर्ट उसका फैसला दे देगी। अब अंग्रेजों की सच्चाई पूरी दुनिया में फैल गई थी कि अंग्रेज कितने गिरे हुए थे, कितने डरे हुए थे। अब भगत सिंह ने अंग्रेजों के पांव के नीचे जमीन खिसकाने का नया तरीका अपना लिया था और वह था भूख हड़ताल। जेल में रहकर भगत सिंह ने भूख हड़ताल किया, अन्न का एक दाना भी वो अपने गले से नहीं निकल पाए। इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि यदि भगत सिंह को भूख लगा हुआ करता था या उनके भाइयों को या दोस्तों को भूख लगती थी, वो जानबूझकर मक्खियां खा लिया करते थे ताकि उनके अंदर जो भी अन्न गया है अंग्रेजों का वो भी उल्टी होकर निकल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगती है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी इस सपोर्ट की बेहद जरूरत है हमें। भगत सिंह और उनके साथियों को बर्फ की सिल्लियों पर ठंडी के मौसम में लिटाया गया, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, लेकिन उन्होंने
भारत माँ की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। एक अन्न का एक बूंद भी वो निगल नहीं सकते थे। अंत में अंग्रेजी हुकूमत को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा, उनके सामने झुकना पड़ा। और उसी वक्त जेल में रहकर जेल के अंदर से ही भगत सिंह ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। अंग्रेज जब नहीं जीत पाए भगत सिंह से, तब उन्होंने छल से लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस फिर से स्टार्ट कर दिया, ताकि भगत सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचा सके। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज उस समय कितना क्रूर थे, भारतीयों पर कितना छल किया करते थे। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु माँ भारती के तीनों सपूत फैसला करके हुए आए थे कि हमें माँ भारती का कर्ज चुकाना है। सभी जद्दोजहद के बावजूद आखिर उनकी फांसी की तारीख आ गई थी। फांसी की तारीख फिक्स होती है 24 मार्च 1931 को। जैसे ही माँ भारती के तीनों सपूत की फांसी की तारीख को अनाउंस किया जाता है, उसी समय से अंग्रेजी सरकार के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, सरकारी दफ्तरों के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं इनकी फांसी को रुकवाने के लिए। छोटे बड़े दफ्तरों के सामने प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए थे। चारों तरफ हल्ला मच चुका था इनकी फांसी को रुकवाने के लिए। अब अंग्रेज समझ चुके थे हम इस शेर को पिंजड़े में बंद करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब वो सोचते थे जल्द से जल्द भगत सिंह को फांसी देकर इन सारी विपत्तों से छुट्टी पाना चाहते थे। अब जैसे जैसे फांसी की तारीख, फांसी का डेट नजदीक आ रहा था, पूरे देश में उबाल सी मची हुई थी भगत सिंह को फांसी रुकवाने के लिए, उस शेर को पिंजड़े में से छुड़ाने के लिए। जब उनकी फांसी की तारीख नजदीक आती है, उनकी मां मिलने आती है, तो मां से भगत सिंह कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मां से बोलते हैं, मां यदि मुझे फांसी होती मेरे मृत शरीर के पास तुम मत आना, तुम आकर अगर रोगी तो लोग बोलेंगे देखो ये बलिदानी वीर सपूत भगत सिंह की मां रो रही है। मां से मिलकर भगत सिंह अपने सेल में चले जाते हैं। अब पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। इसी आनन फानन में, इसी डर के मारे अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो अंग्रेजों के मुख की काली बन गई। आज इतिहास में ये लिख गया कि अंग्रेज माँ भारती के इन तीनों सपूते से कितना डरा करते थे। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो चुका था कि एक कैदी के डर की वजह से उसके तय वक्त से पहले ही उन्हें फांसी देने का फैसला कर लिया। फांसी की तारीख अगले सुबह होनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा डिसीजन लिया जो उनको कालिक पोत दिया। फांसी की नई तारीख को अनाउंस किया जाता है 23 अप्रैल 1931 को। जब जेलर भगत सिंह के पास फांसी के लिए बुलाने आया तो भगत सिंह बोलते हैं, 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा था। यहाँ पर एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनके 2 साथी और आ गए थे, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को एक साथ फांसी होनी थी। जब इन्हें ले जाया जा रहा था तो एक साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे दे रहे थे। और उसी समय जेल की 4 दीवारियों में एक नारा बहुत तेज गूंज रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब सरफरोशी, मतलब भगत सिंह सोच रहे थे, भगत सिंह यहाँ कहना चाह रहे थे कि हम अपना सर कटवाने के राजी हैं। अंग्रेजों को बोल रहे हैं कि देखना है उनकी बाजुओं में कितनी ताकत है, कि हम तो अपना सर कटाने के लिए राजी हो जाते हैं, उनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो मुझे हरा पाए। जब तीनों मित्र फांसी के उस रास्ते पे जा रहे थे तो तीनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिए थे। तीनों को इस बात का दुख नहीं था कि वो फांसी के तख्ते पे जा रहे, फांसी होनी है, बल्कि इस बात का दुख है कि माँ भारती का और सेवा नहीं कर पाए। जब उन्हें फांसी देने के लिए बोला गया तो उनसे आखिरी इच्छा पूछा गया। आखिरी की इच्छा के रूप में भगत सिंह ने बोला, हम तीनों लोग के हाथ खोल दिए जाए, हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं, हाथ खोल दो। अब तीनों लोगों के हाथ खोला गया, तीनों मित्र आपस में गले मिलते हैं। इसके बाद वही होता है जो नहीं होना था। अंत में जल्लाद ने लीवर खींच लीवर खींचने की आवाज पूरे जेल में इस तरीके से फैल गई थी, उसको सुनते ही पूरा सन्नाटा सा छा गया था। माँ भारती के तीनों सपूत शहीद हो चुके थे। जहां पूरा जेल इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था, अब वहां एकदम शांति सी छा गई थी। आजादी का सपना देखने वाले आज मौत की गोद में सो गए थे। दूर खड़ी भगत सिंह की माँ बेटे की राह देख रही थी, पर उन्हें क्या पता था जो आज आजादी के रास्ते पे चलने वाला बेटा अब घर कभी लौटने वाला नहीं था। सारा देश एक ही नारों से गूंज उठा था, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। माँ भारती के इस सपूत को दिल से नमन है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने उस दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, ताकि हमारी भी फैमिली बड़ी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, कुछ नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।